Hello everyone, my name is Shefali and I welcome you to our YouTube channel for Environmental Science। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की करेक्शन विंडो ओपन है फ्रॉम 6 जुलाई टू 15 जुलाई। फॉर्म में कोई पर्टिकुलर आप अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई तक कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ग्राउंड ट्रूथिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये दो टॉपिक मेंशन है हमारे सिलेबस में यूनिट 1 के अंदर। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एप्लीकेशंस करने से पहले हमें ये दो टॉपिक कवर करने हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राउंड ट्रूथ डेटा क्या होता है और ग्राउंड ट्रूथिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रिमोट सेंसिंग इज एन एफिशिएंट वे टू गैदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज एरियाज विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर। रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हमें किसी जगह पर जाए बिना ही उस जगह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट कई बार जो एनालिस्ट या फिर इंटरप्रेटर होता है वो रिमोट सेंसिंग से ऑब्टेन डेटा को एनालाइज करता है, तो उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो वो इंटरप्रेटर भी अपनी नॉलेज को इफेक्टिव वे में उस डेटा पर अप्लाई नहीं कर पाता जब तक कि उन्हें उस जगह के बारे में नॉलेज नहीं होती। टू रिलेट द ऑब्टेन डेटा फ्रॉम रिमोट सेंसिंग एंड द इंफॉर्मेशन derived with the real features on ground, they need to collect some data on ground or in situ। कहने का मतलब है कि रियल फीचर्स और रिमोट सेंसिंग से जो ऑब्टेन डेटा है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए ग्राउंड पर जाकर डेटा कलेक्ट करना होता है। इन सिटू का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस जो किसी फीचर का है, वहाँ पर जाकर डेटा कलेक्ट करना होता है। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू इमेज ऑब्टेन की जाती है, उसको विजुअलाइज करके यानी देखकर उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सब हम उस जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि आप उस जगह से फैमिलियर हैं जिस एरिया की इमेज है, तब आप सही इन्फॉर्मेशन यानी कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। If you are not familiar with that area about which the image you are interpreting, then how would you ensure that the information derived from that image is correct? इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि जैसे इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की है उस इमेज में से वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन की ये लिमिटेशन है कि सब यानी कि जो एनालाइज करता है उस इमेज को, जो इंटरप्रेटर होता है, सब अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं उस इमेज को। इन दो पॉइंट्स को रिलेट करने के लिए ही ग्राउंड पर जाकर डेटा कलेक्ट करना होता है। ग्राउंड डाटा जो होता है वो इमेज और ग्राउंड रियलिटी के बीच में लिंक बनाने का काम करता है। अब देखते हैं कि ग्राउंड ट्रूथ का मतलब क्या होता है। जनरली इट रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड ऑन साइट। किसी साइट पर जाकर डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ट्रूथ डेटा। ग्राउंड ट्रूथ इज ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड टू रिलेट रिमोट सेंसिंग डेटा एंड द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड। ग्राउंड ट्रूथ में हम ग्राउंड फीचर्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है ताकि इमेज जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू जनरेट हुई है और जो रियल फैक्टर्स हैं, रियल फीचर्स हैं ग्राउंड पर, उन दोनों को रिलेट किया जा सके। रिमोट सेंसिंग डेटा एंड ग्राउंड ट्रूथिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों को कंबाइन कर दें तो इमेज की क्वालिटी एनहांस हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इट मे ऑल्सो बी रेफर टू एज एंसिलरी डेटा और रेफरेंस्ड डेटा। ग्राउंड ट्रूथ डेटा को एंसिलरी या रेफरेंस डेटा भी कहा जाता है। एंसिलरी का मतलब होता है जो रिमोट सेंसिंग से डेराइव्ड डेटा है वो उसको सपोर्ट करता है। ग्राउंड ट्रूथिंग इज व्हेन यू वैलिडेट योर रिमोटली सेंस्ड डेटा विद द डाटा फ्रॉम द ग्राउंड। रिमोटली सेंस्ड डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ग्राउंड ट्रूथ डेटा इज नोन एज ग्राउंड ट्रूथिंग, और इसके अलग अलग नाम हैं ग्राउंड ट्रूथिंग के, ग्राउंड ट्रूथ डेटा के, जैसे कि फील्ड वर्क, फील्ड सर्वे, ग्राउंड सर्वे, सरफेस डेटा कलेक्शन और रेफरेंस डेटा कलेक्शन। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो हम ग्राउंड पर ऑब्जर्व करते हैं
ग्राउंड के फीचर्स को, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग। अब देखते हैं कि पर्पस क्या है ग्राउंड ट्रूथिंग का और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फील की गई ग्राउंड ट्रूथिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। लास्ट एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं इसी में से डायरेक्ट ऑप्शन उठा के वहाँ दे दिए गए थे कि ग्राउंड ट्रूथिंग का पर्पस क्या होता है। ये तीनों चारों जो पॉइंट्स हैं ये एज ऑप्शन वहाँ पर यूज किए गए थे। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो फर्स्ट पर्पस है सेंसर डिजाइन। रिमोटली सेंस डेटा होता है, उसकी अपनी अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज एनवायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। रिफ्लेक्टेड एनर्जी या रेडिएशन रिकॉर्ड होती है सेंसर की हेल्प से। उस टाइम एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं। स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर की जाती हैं। साइट पर जाकर चेक किया जाता है कि फेवरेबल या फिर ऑप्टिमम वेवलेंथ रेंज एंड बैंडविड्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ सेंसर एज वेल एज कैप्चर डेटा। कैलिब्रेशन का मतलब होता है टू एडजस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन एन एक्यूरेट वे, यानी कि कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर इज परफॉर्म टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड एंड डिजायर्ड रिफ्लेक्टेंस इन द आउटपुट इमेज। कहने का मतलब है कि सेंसर को कैलिब्रेट किया जाता है, मीन्स स्टैंडर्ड एंड डिजायर्ड रिफ्लेक्टेंस पाने के लिए हम उसको कैलिब्रेट कर देते हैं ताकि हमें जो रिफ्लेक्टेंस हम चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, हमें आउटपुट में वो मिले। ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल रिफ्लेक्टेंस के साथ पिक्सेल्स की वैल्यू को मैच करने के लिए डेटा को कैलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंटल पर्पस। सप्लीमेंटल पर्पस के लिए दो एप्लीकेशंस हैं, एनालिसिस एंड डेटा करेक्शन। एग्जाम्पल, सैंपल कलेक्ट करने के लिए ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, मींस डेटा कलेक्ट किया जाता है ग्राउंड पर जाकर, फिर उस डेटा को कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया जाता है एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन डेटा का एनालिसिस होता है फॉर एक्यूरेसी मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वी हैव डेटा करेक्शन। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस टू करेक्ट जियोमेट्रिक एरर्स। ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्शन में आप क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं साइट पर पहुंचकर। इमेजेस में आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसको रियल फीचर से रिलेट करना चाहेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उस फीचर के, सरफेस टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उस जगह का एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड डायरेक्शन एंड विंड वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड सरफेस कंडीशंस क्या है, प्रेसिपिटेशन की क्या कंडीशन है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप ग्राउंड ट्रूथिंग के टाइम पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्पज़ हैं ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्ट करने के, इन पर्पस को यहाँ पर डिटेल में इलेबोरेट किया गया है। टू कैलिब्रेट अ रिमोट सेंसर, सेकंड इज टू हेल्प इन रिमोट सेंसिंग डेटा करेक्शन, टू प्रोवाइड रिलायबल डाटा, टू आइडेंटिफाई ईच फीचर ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट इन इमेज, टू एड एंड गाइड द प्रोसेस ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, टू लोकेट रिप्रेजेंटेटिव एरियाज ऑफ ईच इमेज फीचर in order to generate their spectral signature so as to model the spectral behavior of specific Earth surface feature. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को GCPs भी कहा जाता है। फील्ड ऑब्जर्व जो डेटा होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्शन में जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट या फिर मार्क किए जाते हैं सैम्पलिंग लोकेशंस के, और इमेज के कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच किया जाता है ताकि कोई लोकेशन से रिलेटेड एरर उसमें ना रहे। टू अचीव एक्यूरेट जियोमेट्रिक करेक्शन GCPs विद नॉन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। जियोमेट्रिक करेक्शन के लिए GCPs रिक्वायर्ड होते हैं। GCPs आर द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ of known location which are used to georeference the imageries. ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स के सोर्सेज हो सकते हैं। GPS की हेल्प से हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्राउंड सर्वेज, GIS सॉफ्टवेयर, टोपोग्राफिक मैप्स। टोपोग्राफिक मैप्स क्या होते हैं,
अर्थ सरफेस पर नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स को डिटेल में रिप्रेजेंट किया जाता है मैप के ऊपर, वो मैप 2 डायमेंशनल होता है, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफी क्या होती है? अर्थ सरफेस के फीचर्स के बारे में हमें जो डिटेल से बताता है, उसके बारे में हमें पता चलता है, वो उसको कहते हैं टोपोग्राफी। जीसीपी शुड बी आइडेंटिकल एंड रिकॉग्नाइजेबल बोथ ऑन द इमेज एज वेल एज ऑन द ग्राउंड और मैप। जो जीसीपीज आपने कलेक्ट किए हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए इमेज पर, और ग्राउंड से जो डाटा कलेक्ट किया गया है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लानिंग करते टाइम आप ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्शन की प्लानिंग करते टाइम आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, क्या क्या कंसिडरेशन आपको करनी चाहिए। ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्शन में एरर भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। इन एरर्स की वजह से रिमोट सेंसिंग डेटा को गलत इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। ग्राउंड ट्रूथिंग की आउटकम डिपेंड करती है कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। प्लानिंग करने के लिए कुछ कंसिडरेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ फीचर बीइंग स्टडीड, डेटा कलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट ऑल फीचर्स प्रेजेंट इन द स्टडी एरिया, डेटा शुड रिप्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज, कॉस्ट एंड टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये आपको कंसीडर करने पड़ेंगे प्लानिंग करते टाइम। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज टू बी कलेक्टेड, किस तरह का डेटा आप कलेक्ट करना चाहेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, उसमें फीचर्स, क्लास, लोकेशन, नेम एटसेट्रा ये सब आता है। और जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसमें इंक्लूड होता है मेजरमेंट्स, जो कि हम ग्राउंड पर जाकर या फिर साइट पर जाकर हम मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। ग्राउंड ट्रूथ जो डेटा है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एट्रीब्यूट, सेकंड इज लोकेशन एंड थर्ड इज टाइम। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, जो एडिशनल डिटेल्स हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको हम कह देते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन आर ऑब्जर्वेशंस विच डिस्क्राइब ग्राउंड कंडीशंस ऑफ ए स्पेसिफिक साइट। किसी साइट की ग्राउंड कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है जो एलिमेंट, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। Next is location. Location is helpful in linking the ground observation to match with corresponding points on the image. According to Campbell, the ground truth data is grouped under 4 types. 4 टाइप बताए गए हैं डेटा के कैम्बेल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज नॉमिनल डेटा, बायोफिजिकल डेटा, फील्ड रेडियोमेट्री एंड लोकेशन इंफॉर्मेशन। तो नॉमिनल डेटा कौन सा होता है, इमेजरी में देखकर फीचर्स को लेबल करना, इसको हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। इट इज़ विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। मैप में देखने से ही कई फीचर्स का आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि रिवर, अर्बन एरिया, फॉरेस्ट लैंड एटसेट्रा। तो इसको इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। नेक्स्ट इज बायोफिजिकल डेटा। अर्थ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो डाटा होता है उसको हम कहेंगे बायोफिजिकल डेटा। जो वेजिटेशन की टाइप, फॉर्म और सॉइल सरफेस के बारे में हमें बताएगा वो होगा बायोफिजिकल डेटा। लीफ एरिया इंडेक्स, बायोमास, सॉइल टेक्सचर, सॉइल मॉइस्चर एटसेट्रा, ये सब भी बायोफिजिकल डेटा में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वी हैव फील्ड रेडियोमेट्री। इट इज़ अ रेडियोमेट्रिक डेटा कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हैंड हेल्ड सेंसर्स। रिमोट सेंसिंग के थ्रू ऑब्टेन डेटा की ब्राइटनेस के साथ रिलेट करते हैं जो रेडियोमेट्रिक डेटा हमने एक्वायर किया है ग्राउंड पर जाकर। स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइसेस को नोटबुक कंप्यूटर से अटैच कर दिया जाता है। ब्राइटनेस कैन बी रिकॉर्डेड एज रेडियंस और रिफ्लेक्टेंस। सेंसर की कैलिब्रेशन के लिए ये डाटा हम यूज़ करते हैं फील्ड रेडियोमेट्री। नेक्स्ट इज लोकेशन इन्फॉर्मेशन। जीपीएस के यूज़ से लोकेशन या फिर पोजीशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि व्हेन टू कलेक्ट डेटा। डेटा को कब कलेक्ट कर सकते हैं हम, हमें कब कलेक्ट करना चाहिए। मतलब व्हाट इज द आइडियल टाइमिंग टू कलेक्ट ग्राउंड ट्रूथ डेटा।
आइडियल टाइम होता है डेटा कलेक्शन का इमेज एक्विजिशन के टाइम पे, आइडियली एट द टाइम ऑफ इमेज एक्विजिशन। परमानेंट फीचर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द इमेज एक्विजिशन। परमानेंट फीचर्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स एटसेट्रा को आप कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उस साइट पर जाकर, इमेज एक्विजिशन से पहले या फिर बाद में, क्योंकि जो परमानेंट फीचर्स होते हैं उनमें कभी कोई चेंज नहीं आता। किसी भी टाइम पर जाकर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो डाटा या फिर वैल्यूज सेम आएंगी। और जो डायनेमिक फीचर्स होते हैं लाइक जो चेंज हो सकते हैं विद टाइम, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स, वेजिटेशन, वेजिटेशन की ग्रोथ, तो जो वेजिटेशन का सीजन होता है उगाने के लिए उसी सीजन में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सोइल मॉइस्चर, टाइडल कंडीशंस भी कुछ एग्जांपल हैं डायनेमिक फीचर्स के, तो इनमें चेंजेस होने से पहले ही डाटा कलेक्ट करना बेनिफिशियल रहता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि इमेज इंटरप्रिटेशन से पहले डेटा कलेक्ट करना चाहिए या फिर बाद में। अगर इंटरप्रेटर को ग्राउंड फीचर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो पहले उसको ग्राउंड पर जाकर डेटा कलेक्ट करना ठीक रहता है और बाद में वो इमेज को इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि वेयर टू कलेक्ट योर डाटा। आइडियली ग्राउंड ट्रूथ डेटा शुड बी कलेक्टेड इन एंटायर स्टडी एरिया। एंटायर स्टडी एरिया तभी पॉसिबल हो सकता है अंडर ऑब्जर्वेशन जब स्टडी एरिया छोटा होता है, एक्सेसिबल होता है एंड आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि टाइम होता है आपके पास, बजट सफिशिएंट है और जो पर्सनल है यानी कि वहाँ पर जाने के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए जो पीपल है, मैन पावर है, वो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू बी मेड, प्लानिंग ऑफ सैम्पलिंग पैटर्न्स एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सैम्पलिंग पैटर्न्स। अगर स्टडी एरिया बड़ा होता है तो एंटायर एरिया का डाटा कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ग्राउंड ट्रूथिंग को सिलेक्टेड साइट्स पर ही किया जाता है जो पूरी स्टडी एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। मीन्स वहाँ से एक सैंपल ले लिया जाता है, पूरे स्टडी एरिया में से सैंपल ले लिया जाता है, कुछ सैंपल साइट्स चूज कर दी जाती हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू बी मेड, कितने सैंपल्स लेने हैं ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है फील्ड पर जाने से। कुछ पॉइंट्स जिनके बेस पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिपेंड करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन इमेज, कितने फीचर्स का आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टडी एरिया। यानी कि अगर स्टडी एरिया काफ़ी बड़ा है तो उसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको आप बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ सैम्पलिंग पैटर्न्स। सैम्पलिंग पैटर्न्स डिटरमाइन हाउ ऑब्जर्वेशंस वुड बी अरेंज्ड ऑन ग्राउंड। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बनाते टाइम आपको माइंड में रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आपके प्रोजेक्ट के, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने क्या डिसाइड किया है एंड क्या फीचर्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सैम्पलिंग पैटर्न्स। यहाँ पर 5 टाइप्स हैं सैम्पलिंग के लिए: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पैटर्न, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड अनअलाइंड सैम्पलिंग एंड 5th इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? ऑब्जर्वेशन साइट्स को रैंडमली चूज किया जाता है। ऑब्जर्वेशन साइट्स आर रैंडमली चोजन। रैंडम सैम्पलिंग में स्टडी एरिया को हर पार्ट के इक्वल चांसेस होते हैं कि वहाँ से सैंपल ले लिया जाए। जो स्टडी एरिया को फिर ग्रिड में डिवाइड करके ऑब्जर्वेशन साइट्स सेलेक्ट की जाती हैं। ग्रिड जिसमें कि रो एंड कॉलम्स होते हैं उनकी नंबरिंग कर दी जाती है। फिर रैंडमली 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया जाता है और उनका पेयर बना दिया जाता है जिसको कोऑर्डिनेट पेयर कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट पेयर्स ऑब्जर्वेशन साइट की लोकेशंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये जो सैम्पलिंग पैटर्न है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि ऑब्जर्वेशन साइट्स को स्टेटा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये देखिए, ये जो होमोजीनियस टाइप के स्टेटा हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये जो स्टेटा होते हैं ये आपस में तो होमोजीनियस होते हैं, यानी कि विद इन होमोजीनियस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज विद इन होमोजीनियस होती है, और लेकिन दीज स्टेटा आर हेट्रोजीनियस टू ईच अदर। यानी कि अगर
विद इन देखेंगे तो ये जो होमोजीनियस टाइप के होते हैं इनकी स्ट्रक्चर, अगर एक स्टेटा से दूसरे स्टेटा के रिलेटिव देखेंगे हम तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक वे से सैम्पलिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप 1 से 10 तक आपके पास नंबर हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि हर तीसरे नंबर को आप सैंपल के रूप में यूज़ करेंगे। तो क्या हुआ, 1 से 10 तक हर थर्ड नंबर जो है वो आपका सैंपल हो जाएगा, यानी कि 3, 6 एंड 9। तो इस वे में आपका जो सैम्पलिंग का पैटर्न है वो सिस्टमैटिक हो जाता है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स पर आप जब सैंपल लेते हैं तो वो होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड अनअलाइंड पैटर्न। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। स्टडी एरिया को यूनिफॉर्म सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ ए ग्रिड। नेक्स्ट इज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। जिस एरिया में पहुंच पाना मुश्किल होता है, यानी कि असेसिबल नहीं होता, या फिर जो बजट है, जिस एरिया में बजट का कंसर्न रहता है, तो इस टाइप की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं जिस स्टडी में, जिस एरिया की स्टडी में। तो ऑब्जर्वेशन साइट को क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ साइट्स सिलेक्ट की जाती हैं जहां पर लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो एरिया रह गया है यानी कि क्लस्टर में इंक्लूड नहीं हुआ उसको कहते हैं हम सैटेलाइट पॉइंट्स। यानी कि ये देखिए, ये तो क्लस्टर्स हैं इस एरिया के, और ये जो एरिया बच गया जो क्लस्टर में इंक्लूड नहीं हुआ उसको कहेंगे हम सैटेलाइट पॉइंट्स। रैंडम सैम्पलिंग पैटर्न इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेशंस। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो रेंजलैंड्स के लिए बेस्ट होती है, और जो सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड अनअलाइंड पैटर्न है वो फॉरेस्ट की स्टडी के लिए बेस्ट होता है। हर सैम्पलिंग पैटर्न के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द ग्राउंड ट्रूथिंग। रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, ये जो 3 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हम रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर यूज़ होते हैं उस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज़ आती है कि GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इट इज़ अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ अबाउट 30 सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स नेटवर्क बनाती हैं जो अर्थ पर किसी पर्सन की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। इसको कहते हैं हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप कैरी कर सकते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, बेसलाइन मैप्स। बेसलाइन मैप्स कौन से होते हैं, जिसमें कि रोड्स, बिल्डिंग्स, रिवर्स एटसेट्रा या फिर फॉरेस्ट, इनके बारे में जानकारी दी होती है, उसको हम कहते हैं बेसलाइन मैप्स। जियो रेफरेंस इमेजेस, कंपास टू नो अबाउट डायरेक्शंस, मेजरमेंट टेप, ग्राउंड ट्रूथ डेटा शीट्स, जिस पे आप ग्राउंड ट्रूथ जो डेटा है आपने कलेक्ट किया है वो आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। स्टिकर्स और फ्लैग्स टू लेबल सैंपल्स, डिस्टेंस एंड एलिवेशन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, सॉइल टेस्टिंग किट। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करता है आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी उस टाइम पर। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स देखेंगे हम कि ग्राउंड ट्रूथिंग के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। यहाँ पर 3-4 जो मेन है रिकमेंडेड पैरामीटर्स वो यहाँ पर दिए गए हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, सरफेस वाटर, वेजिटेशन, सॉयल, बेयर ग्राउंड एंड रॉक। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हेज और एरोसोल्स, विंड डायरेक्शन क्या है, स्पीड क्या है विंड की, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड जो प्रेसिपिटेशन है उस एरिया में उसकी क्या कंडीशंस है। ये प्रेफरेबल है कि इस डेटा को सेम डेट पर ही कलेक्ट किया जाए जिस दिन आप जो इमेज डेटा है वो आपको एक्वायर करना है, या फिर जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम हो तब उस डेटा को कलेक्ट किया जाए। जो वेजिटेशन एंड जो सरफेस वाटर होता है उससे रिलेटेड डेटा इमेजिंग टाइम पर ही कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो वेजिटेशन होती है उसकी क्रॉपिंग पैटर्न में, उसकी ग्रोथ में टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है, जिस वजह से जो डेटा है वो भी आपका वेरी करेगा। नेक्स्ट है सरफेस वाटर। डिफरेंट वाटर कंडीशंस शुड बी कंसीडर्ड। फॉर एग्जांपल, वाटर डेप्थ,
टेम्परेचर, फ्रेश और सॉल्ट वाटर बॉडीज एटसेट्रा। जो क्लियर वाटर होता है, क्लियर वाटर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशंस, क्योंकि उसमें किसी तरह की जो इम्प्योरिटीज़ वो प्रेजेंट नहीं होती रिफ्लेक्ट करने के लिए। जो सॉलिड्स हैं, अगर उस वाटर में सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, उनकी प्रेजेंस से वाटर की रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इमेजरी है उसमें रिफ्लेक्टेंस यानी कि ब्राइटनेस, कलर का भी डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वी हैव वेजिटेशन, वेजिटेटिव हेल्थ और स्ट्रेस, स्पीशीज कंपोजिशन, स्पेक्ट्रल मेजरमेंट ऑफ वेरियस वेजिटेशन टाइप्स, इन फैक्टर्स का एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए वेजिटेशन की क्लासेस और कैटेगरीज की स्पेक्ट्रोमीटर से रीडिंग ली जाती है। कैनोपी के ऊपर से ही ये डेटा कलेक्ट करना रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज सोयल, बेयर ग्राउंड एंड रॉक, वेरियस सॉइल टाइप्स और कंटेमिनेशन कंडीशंस का मेजरमेंट किया जाता है। मॉइस्ट सॉइल कलर में डार्कर होती है। वाटर कंटेंट वेरिएशन के अकॉर्डिंग वेट एंड ड्राई सॉइल का डेटा कलेक्ट करना एक अच्छा आइडिया होता है। वेट एंड ड्राई सॉइल्स, रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल कंडीशन से भी हमें लोकेशन स्पेसिफिक डेटा ऑब्टेन करने में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्पेक्ट्रल मेजरमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हैं। जो स्पेक्ट्रल मेजरमेंट, स्पेक्ट्रल जो वैल्यूज होती हैं, रिफ्लेक्टेंस होती है, वो किन पर डिपेंड करती है, जो क्या फैक्टर्स हैं जो स्पेक्ट्रल मेजरमेंट को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं वेदर एंड ऑब्जर्विंग साइट से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देन इट इज़ बेस्ट टू मिनिमाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एज मच एज पॉसिबल। इन फैक्टर्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सन एंगल, It is the major factor that affect the reflectance of any feature on earth. सन एंगल ब्राइटनेस को अफेक्ट करता है। सन एंगल वेरीज विद द टाइम ऑफ डे, इसलिए इमेज डेटा को नून टाइम पर ही यानी कि दिन के टाइम में ही एक्वायर करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट इज क्लाउड कंडीशन। क्लाउडी कंडीशंस में गुड फील्ड स्पेक्ट्रल डेटा कलेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। क्लाउड कवर की वजह से लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल क्वालिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। हर मेजरमेंट से पहले और हर मेजरमेंट के बाद इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना इस प्रॉब्लम को कम कर सकता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डेटा एंड एनालिसिस। नेक्स्ट इज एरोसोल, हेज एंड वाटर वेपर। एरोसोल और जो स्मोक, वाटर वेपर, इनके कारण भी इमेज डेटा की क्वालिटी में डिस्टोर्शन आनी शुरू हो जाती है। एरोसोल एंड स्मोक के इफेक्ट को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, कोई एफिशिएंट वे नहीं है इसको एलिमिनेट करने का। रीगन रेडियोमीटर, क्या स्पेलिंग है, REGAN, रीगन रेडियोमीटर और सन फोटोमीटर भी कहते हैं। इसकी हेल्प से डेटा को मेजर किया जा सकता है। रीगन रेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसमिशन ऑफ डायरेक्ट बीम लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में से डायरेक्ट बीम लाइट ट्रांसमिट करके रीगन रेडियोमीटर की हेल्प से हम डेटा को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। सन एंगल एंड टोपोग्राफी कलेक्टिवली डिटरमाइन करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितनी सन रेडिएशंस फॉल करेंगी और कितनी रिफ्लेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज शेडो। Shadow also cause variability in brightness of the reflected spectra. To minimize shadows in filled area, the best method is to lay out a transect that is in the principal plane of sun. Transect मतलब साइन की जो सन है, सन की डायरेक्ट बीम के पैरेलल एक लाइन मार्क कर दी जाती है। अगर हम सन की तरफ बैक करके खड़े हों तो इस तरीके से कि जहाँ पर कम शेडोज हैं वहाँ पर खड़े हों, फिर कंपास या GPS की हेल्प से हम डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आफ्टर डेटा इज कलेक्टेड। अब डेटा कलेक्ट हो गया है, अब क्या प्रोसीजर है आगे। ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर की हेल्प से इमेजरी पर लोकेशंस को मार्क कर दिया जाता है जो GPS के थ्रू कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए गए थे, यानी इमेजरी को जियो रेफरेंस्ड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ GIS सॉफ्टवेयर। If ground data consists of spectral data, then you can make a comparison of spectral signatures collected from ground and signatures derived from remote sensing data. अगर स्पेक्ट्रल डेटा कलेक्ट किया गया है तो रिमोट सेंसिंग डेटा और जो ग्राउंड से कलेक्टेड डेटा है उसको कंपेयर किया जाता है कि दोनों के जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है, स्पेक्ट्रल वैल्यूज आई हैं वो सेम है या नहीं।
अगर पूरे प्रोजेक्ट के दौरान ग्राउंड ट्रूथिंग एक बार ही की गई है तो कलेक्टेड डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट को इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है और जो सेकंड पार्ट है उससे मैप की एक्यूरेसी में हेल्प ली जाती है। इफ ग्राउंड ट्रूथिंग इज कैरिड आउट एटलीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर 2 बार डेटा कलेक्ट किया गया है तो पहली बार का जो पूरा कलेक्टेड डेटा है उसको इमेज इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाएगा और जो सेकंड टाइम का जो डेटा है पूरा का पूरा उसको मैप एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट डेटा प्लस ग्राउंड ट्रूथिंग इज इक्वल टू बेटर स्पेक्ट्रल डेटा। नेक्स्ट इज ग्राउंड ट्रूथिंग एज अ मल्टी अप्रोच। ग्राउंड ट्रूथिंग एक मल्टी अप्रोच की तरह काम करता है, जैसे कि मल्टी स्टेज डेटा शुड बी प्रोक्योर्ड व्हेन एवर पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जब भी पॉसिबल होता है तो डेटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ऑब्टेन किया जा सकता है। मल्टी लेवल डेटा कलेक्टेड एट वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ पर अलग अलग डिस्टेंसेस से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा कलेक्टेड ओवर वेरियस रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वेरियस रीजन्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी टेम्पोरियल, अलग अलग टाइम पर हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी फेज, ग्राउंड ट्रूथ से कलेक्टेड डेटा रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ कोरिलेट करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्राउंड ट्रूथ एक मल्टी अप्रोच है। नेक्स्ट हम आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ग्राउंड ट्रूथ डेटा रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्राउंड पर जाकर यानी कि अर्थ पर जाकर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम ग्राउंड ट्रूथ डेटा। इट हेल्प्स टू लिंक इमेज डेटा टू द ग्राउंड रियलिटी, दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम करता है ग्राउंड ट्रूथ डेटा ग्राउंड रियलिटी के बीच में, और जो इमेज डेटा है यानी कि रिमोटली सेंस्ड जो डेटा हमने एक्वायर किया था दोनों के बीच में। ग्राउंड ट्रूथ डेटा इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स और मेजरमेंट्स डिस्क्राइबिंग ग्राउंड कंडीशंस, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं ग्राउंड ट्रूथ डेटा की हेल्प से। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी लिंक टू लोकेशंस, लोकेशंस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑल्सो बी डिस्क्राइब टू टाइम एंड डेट। ग्राउंड ट्रूथ डेटा कलेक्शन शुड बी प्लान बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ फीचर्स बीइंग स्टडीड एंड देयर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबल बजट। Timing of ground truth data collection depends upon nature of features being studied, environmental conditions क्या है और जो interpretation है वो हम उसकी क्या stage हम use कर सकते हैं। Choosing a sampling pattern depends upon objectives and accessibility of the area, nature and characteristics of the features being studied. Overall बात ये है कि ground truth में कोई भी feature है, कोई भी स्टडी आप करेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड करेगी अल्टीमेटली। पिक्चर में आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे हैं सैटेलाइट डेटा एंड जो सैटेलाइट डेटा विच इज़ कंबाइंड विद ग्राउंड ट्रूथिंग। लोकेशंस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से और फीचर्स को भी ज़्यादा डिटेल में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड ट्रूथिंग। जो सैटेलाइट डेटा है वहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पर लोकेशंस हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माउंटेन्स की लोकेशंस बताई गई हैं, ट्रीज़ की, बिल्डिंग्स की, यहाँ रिवर्स की या फिर वाटर बॉडीज़ की लोकेशंस भी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज जीपीएस, और जीपीएस कैसे वर्क करता है। Thank you so much for watching and always be happy and stay tuned for more upcoming videos.